नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। दिल्ली हलकान है, गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली एनसीआर का हर इलाके में लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ है। वायु प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इसकी तुलना की जा रही है कि अगर आप बाहर निकलते हैं कुछ वक्त के लिए तो इसका मतलब है कि आपने 10 सिगरेट या 20 सिगरेट के बराबर स्मोकिंग की है। हालात बेहद ख़राब हैं। आप अगर अपनी खिड़की से बाहर अभी भी झाँकेंगे तो स्थिति बहुत भी बुरी नज़र आएगी। स्मॉग की चादर फैली हुई है, सांस लेने में दिक्कत तो है ही, लेकिन स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाएंगी। क्या ये पहले से लोगों को नहीं पता था, सरकार को नहीं पता था? छूट क्यों दी गई, चूक कहाँ हुई और क्या वजह है इसकी? क्या सिर्फ पराली जलाना इसके पीछे एक बड़ी वजह है? पराली जलाने की वजह से ही पर्यावरण प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में इस हद तक फैल चुका है। वजह क्या है? असल वजह की पड़ताल करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हैं एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर सौम्या दत्ता। उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे इन सब के पीछे की वजह क्या है। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। दिल्ली के जो हालात हैं वो हमसे आपसे किसी से छुपे नहीं हैं और हम बहुत दोष देते हैं। पराली जल रही है, डीजल के वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन असल वजह जो आज दिल्ली एनसीआर के लोग जहर घुली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, उसकी क्या है? देखिए, ये बात कोई इस साल नया नहीं है। हर साल हम यही फेस कर रहे हैं और इसमें हमें समझना पड़ेगा दिल्ली व उत्तर भारत का बहुत सारे शहर, ये सिर्फ दिल्ली का समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जब 550 560 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तभी आसपास का गुड़गांव, नोएडा, सभी जगह में, गाजियाबाद, सभी जगह में 350 400 तक वो भी पहुंच चुका है। इससे दूर जाएंगे वहाँ भी 300 380 360 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सभी खतरनाक है। इसके जब प्रदूषण, हम वायु प्रदूषण का, पर्यावरण प्रदूषण का तो बहुत सारे रूप है, जल का, पानी का प्रदूषण है, तो सिर्फ जब हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, इसका 2 हिस्सा हमें देखने मिलता है। 2 हिस्सा मतलब टाइम। अभी जो स्थिति है, ये जो 1 डेढ़ 2 महीना, ये एपिसोडिक पोल्यूशन हम बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर घटना घट रहा है, उस टाइम पोल्यूशन बढ़ गया। जैसे इस टाइम जो स्टबल व पराली, जो फसल से जो रेमनेंट रह जाते हैं, उसको जला दिया जाता है, तो वो एक कंट्रीब्यूटर है। लेकिन जो सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडीज हुआ है, और आज नया नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल पहले देखिए, दिल्ली IIT कानपुर अर्बन एमिशंस, ऐसे 5 स्टडीज आपको मिलेगा, जिसमें दिखा जाता है, यदि आप सालाना एवरेज देखें तो ये जो स्टबल है, पराली है, इसका एवरेज कंट्रीब्यूशन, माने एक डेढ़ महीना नहीं, पूरा यदि देखें तो है 5 से 8%। दिल्ली का अपना जो व्हीकल्स है, जो पेट्रोल डीजल जलाते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 23 से 25% होता है। इसके छोड़ के दिल्ली का रोड डस्ट, दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और गार्बेज बर्निंग, दिल्ली का सॉलिड वेस्ट बर्निंग, ये सारे दिल्ली का सोर्स है। और एक सोर्स है जो आप देखिए, जो ऊपर लेवल पे जो हवा चलती है, वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री को तो मानते नहीं है। तो आसपास का स्टेट में जो कोल पावर प्लांट है, कोयला बिजली घर, वो कोयला बिजली घर का, क्योंकि वहाँ इतना गर्म हवा पोल्यूटेड उठते हैं, तो ऊपर तक उठते हैं और फैलते हैं। तो आप यदि प्ल्यूम देखेंगे, हॉट एयर प्ल्यूम, जो थर्मल में इमेजिंग में आते हैं, तो आप देखेंगे वो सिर्फ आपको उस जगह में लिमिटेड नहीं है, वो दिल्ली और भी इधर पूर्व में यूपी का शहर, सभी जगह में जाते हैं। तो इसका दिल्ली व इसका का शहर के यदि पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करना है, जो चाहिए था, हम लोग करीब 20 22 25 साल से तो ये देख रहा है, बहुत सारे सुझाव भी दिया है। इसमें पहला तो दिल्ली का जो इंट्रिंसिक सोर्सेस, जो कंसिस्टेंट साल भर रहते हैं, दिल्ली के अंदर है। जब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे शहर में, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सालाना एवरेज में मैंने बोला लगभग 1/4 तो दिल्ली का व्हीकल से आते हैं। और हम जानते हैं दिल्ली बहुत ही एक पर्सनलाइज्ड व्हीकल इंटेंसिव सिटी बन चुका है और सरकारी नीति उसको बनने में मदद किया। दिल्ली के लिए कहा भी जाता है कि जितने लोग उतनी घर में गाड़ियां। हाँ, सिर्फ वही नहीं है। हाँ। ये हिसाब 4 साल पहले तक था, दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के, मुंबई जो दिल्ली से अमीर शहर है, चेन्नई और कोलकाता मिल के उतना गाड़ी है। तो ये जो दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंस ना देना, सिर्फ मेट्रो चलाने से नहीं होगा। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, यदि 1 करोड़ लोग भी बाहर निकल रहे हैं, आना जाना 2 ट्रिप, तो 2 करोड़ ट्रिप। मेट्रो दिन में 35 से 38 लाख ट्रिप लेते हैं, बाकी क्या करेंगे? बाकी 67 लाख
65 लाख ट्रिप तो बाकी में होगा। तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जब तक प्राइवेट कार में नहीं, इससे हटा नहीं जाएगा, तब तक दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होगा। नंबर 3, एक डीजल व्हीकल सिमिलर कैपेसिटी का, सेम मोरलेस सिमिलर कैपेसिटी का एक पेट्रोल व्हीकल से 6 से 8 गुना पार्टिकुलेट पोल्यूशन करते हैं। जिस पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो सूक्ष्म कण है, PM 2.5, PM 10, पर्टिकुलरली PM 2.5 जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो आपको सांस के साथ रुकता नहीं है, वो फेफड़े में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। तो आपको जो बीमारी जो होगा वो ज़्यादातर PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन व उससे छोटा पार्टिकल से ज़्यादा होता है। तो ये यदि आप दिल्ली में, ये हम लोगों ने बहुत बार सुझाव दिया, जे दिल्ली में प्राइवेट डीजल व्हीकल का जो एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है पिछले 10-15 साल से, इसको कंट्रोल कीजिए, डिसइंसेंटिवाइज कीजिए, इसको ऊपर पेनल्टी लगाइए, फी लगाइए। कोई सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जिनके पास, और ये भी सीधा बात है, जिनके पास 12-15 लाख रुपया का गाड़ी खरीदने का पैसा है, उनको 15 रुपया सस्ता व 12 रुपया सस्ता डीजल से ज़रूरत है क्या? लेकिन वो किस कीमत में हो रहा है? पब्लिक हेल्थ का कीमत। दिल्ली का 2 करोड़ लोग उसको कीमत चुका रहा है। क्यों? जो अमीर है वो 10 रुपया 15 रुपया सस्ते में फ्यूल मिल रहा है और इतना बड़ा गाड़ी चला पा रहा है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज ना करना, जिसका पास रिसोर्सेज व पैसा ज़्यादा है, उनको प्रायोरिटी को, उनको डिमांड को प्रायोरिटी देना, ये एक बड़ा कारण है। यदि सरकार चाहती है तो दिल्ली में ये ग्रोथ कम कर सकती थी। जब इंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप CNG कर चुके थे, तो आपको डीजल को सस्ता रखने का जरूरत क्या था? ठीक है, ये तो बात हुई कि आज से कितने साल पहले किस गवर्नमेंट को क्या सरकारी पॉलिसी बना के चीजें कंट्रोल करनी चाहिए थी कि आज जैसे हालात पैदा ना हो। लेकिन आज तो ढाक के 3 बात हम वहीं के वहीं है, बल्कि स्थिति और बिगड़ चुकी है। अब आपको क्या लगता है, कुछ 4 या 5 कुछ ऐसी बातें क्या वाकई हैं जिनकी वजह से दिल्ली को हर साल इस स्थिति से ना गुजरना पड़े? दिल्ली NCR के लोग जो है ये इस गैस चैम्बर में लॉक ना हो जाए। ऐसी कौन सी 4-5 चीजें हैं जो हमें राहत दे सकती? देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा जो सोर्स, माने सबसे बड़ा जो एक्शनेबल पॉइंट है, वो है दिल्ली में, क्योंकि कहीं दूर से कोल पावर प्लांट का धुआं आ रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो आप इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर सकते दिल्ली में बैठ के, क्योंकि दिल्ली का सरकार व दिल्ली का गवर्नेंस सिस्टम को, मानिए 1000 किलोमीटर दूर में कोई कोल पावर प्लांट और साथ से उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन दिल्ली में जो इंट्रिंसिक सोर्सेस है, दिल्ली का बाउंड्री के अंदर से, व दिल्ली NCR, जो एक NCR प्लानिंग के लिए इंटीग्रेटेड माना गया था, दैट्स व्हाई द NCR वाज मेड। तो दिल्ली और NCR टाउन को मिला के जितनी इंट्रिंसिक सोर्सेस है, जिसमें व्हीकल्स सबसे बड़ा सोर्स है, ईयर राउंड बेसिस, अब सालाना एवरेज देखें तो व्हीकल्स सबसे बड़ा सोर्स है। तो व्हीकल में पोल्यूशन कम करने का तरीका हम जानते हैं। एक तो BS6 ला के आप कोशिश कर रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्शनेबल पॉइंट है, जो दुनिया में बहुत सारे शहर कर चुका है, भारत में काफ़ी सारे शहर कर चुका है, अच्छा सा सस्ता यानी अफोर्डेबल एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप दीजिए, सेफ। यदि आप दिल्ली में महिलाओं जो महिला जो कम्यूट करती है, उनसे बात करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी NGO लोग किए हैं, ऐसे एक सर्वे किया है, उसमें लगभग 90% महिला जो ट्रांसपोर्ट में जाते हैं बोलते हैं बस में जाना सेफ नहीं लगता है, काफ़ी सारे घटनाएं होते हैं। तो आपको सेफ, अफोर्डेबल, क्लीन और फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लो पोल्यूशन होगा देना चाहिए था, अब नहीं दिया। दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैसिलिटी था, दिल्ली में एग्जिस्टिंग रिंग रेल ट्रैक है, अब जानते हैं कि पता नहीं है, डबल ट्रैक है रिंग रेल का, 7 डबल लाइन उसको क्रॉस करती है। ये बहुत बढ़िया तरीका हो सकता था दिल्ली में लो पोल्यूशन फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेस था, बहुत लो कॉस्ट में होता था, हम उसको नहीं लिया, उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया। ना दिल्ली सरकार ना केंद्रीय सरकार उसको बात भी करते हैं। कभी आपने सुना होगा दिल्ली में रिंग रेल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज, कभी नहीं सुना होगा, जबकि वो बहुत लो कॉस्ट में, कोई जिक्र नहीं है। हमने उसके ऊपर स्टडी किया, हमारे सहयोगी संस्था ने उसके ऊपर बुक पब्लिश किया, बुकलेट, हाँ ये सब हमने किया। लेकिन दिल्ली सरकार व केंद्रीय सरकार को इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम क्या कर रहा है, मेट्रो कर रहा है। मेट्रो एक हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मेट्रो में प्रति किलोमीटर 300 करोड़ रुपया प्लस खर्चा होता है। एवरी किलोमीटर ऑफ मेट्रो कॉस्ट 300 करोड़ प्लस, जबकि एक BRT बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यदि किया जाता था 18 से 20 करोड़ रुपया में एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो सकते हैं। आप रिसोर्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन, उसको आप बहुत ही महंगा चीज में चले गए,
300 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर, जबकि 20 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर करने से आज उसको कितना गुण, 15 गुना आप किलोमीटर बना सकते थे, आप नहीं कर रहे हो। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स आपने बताए हैं। अभी दिल्ली के जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, गोपाल राय, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम आर्टिफिशियल रेन को लेकर बातचीत चल रही है, हो सकती है, खबर आई कि 21-22 तारीख को आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। तो मेरा 2 सवाल आपसे ये है। पहला ये कि आर्टिफिशियल बारिश, बहुत आसान शब्दों में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक समझें कि आर्टिफिशियल बारिश होती क्या है, पहला, क्योंकि चाइना और जापान इसमें बहुत आगे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि वाकई क्या आर्टिफिशियल बारिश कराना, ये बारिश इस पोल्यूशन का सल्यूशन है? देखिए, आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल रेन जो है उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। हाँ, जब आपके पास बादल होगा, और बादल सिर्फ हवा में पानी बनने से नहीं बनते हैं। हवा में जब पानी भाप बन के उठते हैं वो वाटर वेपर होते हैं, उसमें बादल नहीं दिखता है। जब ऊपर उठ के थोड़ा ठंडा होता है तब छोटे छोटे जो पानी का जब कण बनते हैं तब आप बादल जैसे उसको देख सकते हैं। तो जब अच्छा सा बादल बनेगा, उससे अच्छा मतलब थोड़ी बहुत बादल रहेगा, तब आप उससे आर्टिफिशियली सीडिंग मतलब बहुत छोटे छोटे सिल्वर आयोडाइड व टाइटेनियम का ऑक्साइड ये सब देके बहुत छोटे कण बहुत बड़े मात्रा में फैल देंगे, माने बहुत फाइन पाउडर जैसे वो चीज़ लेके, सिल्वर आयोडाइड हो, ज़्यादातर सिल्वर आयोडाइड का पाउडर यूज़ किया जाता है, उसको आप देंगे तो वो एक बीज जैसे काम करते हैं। एक बहुत छोटे पार्टिकल, तो पानी का जो छोटे छोटे पार्टिकल वो उसके चारों तरफ जमा होके उससे थोड़ा बड़ा बनते हैं। जैसे ही वो 5.5 mm से बड़ा बनेगा तो नीचे उतरना शुरू होगा तो बारिश होगा। हाँ, पानी तो आसमान में है ही, मैंने हवा में पानी है, जब बूंद बूंद हो गया तब बादल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो तो नीचे नहीं आ रहा है। उसको नीचे लाने के लिए आपको बूंद का साइज बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए ये सीडिंग करना पड़ेगा। ये है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन संभव है, बहुत देशों में चल भी रहा है। इनफैक्ट हमारा देशों में कर्नाटक सरकार 2-3 बार ये एक्सपेरिमेंट किया, जब तो कारगर होता है ड्राउट, हाँ कारगर होता है, लेकिन बहुत बार फेलियर भी होता है। सिर्फ ये नहीं, यूएस में रेगुलर जो बड़े बड़े किसान का ग्रुप है, 2-3, वहाँ तो यूएस में तो किसान एक के पास 5,000 एकड़ 10,000 एकड़ भी है, तो वो लोग भी आर्टिफिशियल रेन को कभी कभी करवाते हैं जब बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए पहला कंडीशन है ऊपर में आपको बादल हल्का तो होना ही चाहिए, वो तो वहाँ आएगा। हाँ, वो तो आएगा, तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण वजह जो है दिल्ली और एनसीआर की हवा खराब होने की, वो यही है, पराली और बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, लेकिन एक मजबूत इरादे और उसको इम्प्लीमेंट करने की परेशानी और है। पराली मेन रीजन साल भर के लिए नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। अभी छोटे टॉयलेट ड्यूरेशन के लिए ये एक बड़ा सोर्स है, लेकिन साल भर के लिए मैक्सिमम 5 स्टडी में जिन्होंने मैक्सिमम पाया वो है 8%। तो रूट लेवल पर सरकार को अब काम करने की जरूरत है, और पॉलिसीज जितनी बनाई गई है सिर्फ नाम के लिए ना हो, उनका इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।